अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग जे 8 एडिशन जे अपडेट वारे प्रोग्राम सां गॾु KT न्यूज़ जे प्लेटफॉर्म ते मां आहियां मुजाहिद सोलंकी ऐं असांजो पाकिस्तान सुपर लीग जे 8 एडिशन जे हवाले सां जेके मैचिस थींदियूं उन जे हवाले सां तव्हांखे मुकमल अपडेट्स बि ॾींदा आहियूं ऐं ईंदड़ मैचिस जे हवाले सां बि असां तव्हांखे ॿुधाईंदा आहियूं ऐं ओवरऑल जेकी परफॉर्मेंस आहे बैट्समैननि जी बॉलर्स जी या पॉइंट्स टेबल आहे उहा बि असां पंहिंजे प्रोग्राम में डिस्कस कंदा आहियूं। असांजे प्रोग्राम में जेकी शख़्सियत असां सां हिन ट्रांसमिशन में गॾु आहे उहा कंहिं तारीफ़ जी मोहताज न आहे। हर रोज़ तव्हां उनखे KT न्यूज़ जी स्क्रीन ते ॾिसंदा आहियो। सुलेमान ख़ान साहब असां सां गॾु आहे, इन हवाले सां उन सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था। अस्सलाम वालेकुम सुलेमान साहब। सर थैंक यू सो मच अगेन, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर, कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, पहला मैच जो ये लोग खेले थे ये 14 फरवरी का मैच था, उसमें बड़ी ज़बरदस्त दोनों के बीच में मुकाबला हुआ था और 2 रन से पेशावर ज़ल्मी ने वो मैच जीता था। आज ओवरऑल पॉइंट्स टेबल के हवाले से भी बात करें तो पेशावर ज़ल्मी जो है वो 5वें नंबर पे है और कराची किंग्स जो है वो 4थे नंबर पे। 6 मैच कराची किंग्स ने खेले हैं, 5 मैचेस पेशावर ज़ल्मी ने खेले। तो अंडर प्रेशर दोनों टीमों को देखते हैं या कराची किंग्स को ज़्यादा अंडर प्रेशर देखते हैं? नहीं, प्रेशर अंडर प्रेशर तो दोनों टीम है। अच्छा, लेकिन इस अंडर प्रेशर से जो टीम निकल कर आई है वो है कराची किंग्स। ठीक है। तो कराची किंग्स वो जो प्रेशर का जो डेप्थ है वो उसका जायका चक्कर वो वापस ऊपर की तरफ आ रही है। ठीक है। तो ये मुश्किलात पैदा करेंगी पेशावर ज़ल्मी के लिए। लेकिन नौयत तकरीबन दोनों की एक जैसी है, दोनों हाँ। टीमों की। लेकिन चूँकि आखिरी 2 मैच ये कराची किंग्स जीत कर आई है तो उसका मोराल थोड़ा सा ऊपर होगा। बिल्कुल ऊपर होगा, लेकिन आप नहीं समझते हैं कि जो मैच कराची किंग्स ने खेले थे वो नेशनल स्टेडियम में खेले थे, अब मैच पिंडी में हो रहा है, न्यूट्रल वेन्यूज़ भी है, और वो जो लास्ट मैच उन्होंने मुल्तान सुल्तान से जीता था, बड़ा 110 रन के मार्जिन से जीता था, वो मैच बड़ा ज़बरदस्त था। लेकिन आज के मैच में ग्राउंड भी चेंज है, वेदर भी चेंज है, डे का मैच भी नहीं है, तो क्या समझते हैं कि कोई डिफ़िकल्टी दोनों टीमों को हो सकती है, तो वो क्या हो सकती है? देखिए, जैसे बताया गया कि कल वहाँ बारिश हुई है, तो बारिश हुई है तो थोड़ा सा जो है पिच में नमी होगा। पिच ठीक है, ढाँप के आज तो रखते हैं। ड्राई हो गया है, बिल्कुल ढाँप के रखते हैं, फिर भी अब कुछ ना कुछ तो उसके असरात होंगे। सही है, मॉइस्चर होगा। सही हाँ, है, जो जहाँ पिच के ऊपर जो उन्होंने लगाया हुआ उसके कवर लगाते हैं, कवर के बाद वाला जो एरिया है वहाँ से भी कुछ ना कुछ नमी दाखिल होने के चांसेस हैं। सही है। लेकिन मौसम जो है वो जिस ठंडा तरह होगा। से ठंडा होगा, लेकिन बाद में जो चीज़ उस दिन हमने डिस्कस की थी, आपने कहा था कि कंपेयर टू कराची अगर पिंडी की बात करें तो पिंडी में थोड़ा ड्यू का फैक्टर होगा, तो ड्यू का फैक्टर एडवांटेज होगा, तो फिर एडवांटेज लेने वाली टीम जो होती है टॉस जीत के पहले फील्डिंग करती है कि दूसरी इनिंग में जब वो चेस करने जाती हैं तो जो पहले बैटिंग करती है उनको बॉलिंग करनी होती है, तो उनके बॉलर्स को डिफ़िकल्टी होती है। तो समझते हैं कि ड्यू इस्लामाबाद के करीब रावलपिंडी में होगा। ड्यू जो है ना होगा, मामूली सा होगा, लेकिन ये है कि यहाँ पर इस वक्त जो नमी का जो फैक्टर है, जो शुरू की जो 2 से 3 ओवर्स जो फास्ट बॉलर हैं उनको के लिए मददगार साबित होते हैं। तो अगर थोड़ी सी भी नमी हुई तो टॉस जीत कर पहले जो है ना फील्डिंग करनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जो मैच हुआ था उसमें हमने देखा था 199 रन किए थे पेशावर ज़ल्मी ने और 197 किए थे कराची किंग्स ने। कराची किंग्स की तरफ से इमाद वसीम ने 80 रन किए थे, शुएब मलिक ने 52 किए थे, वहाँ से 92 की इनिंग खेली थी कोयलर केट मोर ने, और 68 किए थे बाबर आजम ने। तो दोनों टीमों को अगर हम कंपेयर करते हैं बैटिंग आर्डर में तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको कौन सी टीम लगती है? बैटिंग के शोबे में देखें तो बाबर आजम वाला जो डिपार्टमेंट है वो परफेक्ट है, लेकिन अगर बाबर आजम का खुद स्ट्राइक रेट देखें तो वो सवालिया निशान है। सही है ना। अगर बाबर आजम और हारिस परफॉर्म करते हैं तो फिर कराची किंग के लिए मुश्किलात का सबब बन सकती हैं, और कराची किंग बाबर आजम और हारिस को काबू कर लेते हैं तो फिर पेशावर ज़ल्मी का वापस आना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त बात की, लेकिन जैसे आपने कहा मोहम्मद हारिस नो डाउट बड़ा ज़बरदस्त खेला, लेकिन लास्ट मैच में वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। बाबर आजम की परफॉर्मेंस भी बिल्कुल सर्किल के अंडर है कि वो जिस तरह शायद आफरीदी ने भी एक स्टेटमेंट दी थी, आपको याद होगा कि वो मैच फिनिशर नहीं है, मैच विनर बैट्समैन नहीं, जिस तरह से विराट कोहली और एबडी विलियर्स का उन्होंने मवाजना किया। तो बाबर आजम की अगर बैटिंग की हम बात करें तो एक्स्ट्रॉर्डनरी टीमों को उसने नहीं जिताया अपने बलबूते पे, लेकिन टेस्ट मैचेस की परफॉर्मेंस देखें तो उसकी एवरेज जो है 48 की है, और वनडे की एवरेज 59 की है, और 41 की एवरेज वो T20 की है। तो मजमूई तौर पे एवरेज तो बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन ये आप एग्री करते हैं शायद आफरीदी की इस बात से कि बाबर आजम फिनिशर नहीं है, मैच को एंड तक नहीं लेके जाते। जब मैचेस देखे उसमें भी ऐसा ही चीज़, जो परफॉर्मेंस देता है उसकी परफॉर्मेंस नज़र आती है, उसके पास सारी शॉट्स हैं, सारी क्वालिटी है। इसके लिए इसको चाहिए कि इसका जो स्ट्राइक रेट है वो 150 से अबव होना चाहिए। जिस तरह का ये कम बालों पे ज़्यादा रन बनाने चाहिए, जिस तरह का ये बैटर है ना,
ये दूसरे के ऊपर रिलाई ना करे कि दूसरे आकर करेंगे। इसको ये सोचना चाहिए यार मेरे ऊपर क्या जिम्मेदारी है, मेरे कंधों पर जो जिम्मेदारी है उसको मैं उतारूँ। ये इस चक्कर में होता है कि यार मैं तो उतारूँ अगले भी उतारे। ठीक है, नहीं, आप देखो आप क्या कर सकते हो। ठीक है। लेकिन लास्ट मैच में आपने एक चीज़ की थी कि उसके सामने जितने भी बैट्समैन थे वो आउट होते चले गए। जब ज़्यादातर बैट्समैन जल्दी आउट हो जाते हैं तो फिर अकेला बंदा किस टाइप की देखिए बैटिंग? आउट होते चले गए ना, तो ये तो बाबर आजम का काम है कि स्ट्राइक अपने पास रखे। सही। क्योंकि आप जो दूसरा जो बैटर आया उसको टाइम आपको देना पड़ेगा। सही। ये नहीं हो सकता कि वो पहली गेंद पे मारे या दूसरी गेंद पे मारे, है ना। कम से कम 3 से 4 गेंदों में उसको एक बाउंड्री या एक सिंगल रन उसके पास आना चाहिए। लेकिन आप शुरू से खेल रहे हैं और आप इस उम्मीद में अगला रन करेगा तो वो उसके ऊपर प्रेशर डेवलप हो रहा है। आप चौके छक्के मारे ना ताकि वो रिलैक्स हो जाएगा, यार चलो अगर एक बॉल मिस भी हो जाए कोई बात नहीं। लेकिन जब आप छक्के चौके मारेंगे उसका भी दिल बड़ा होगा, वो भी मारने पे जाएगा। बिल्कुल यही होता है कि आप लीड इन द फ्रंट कप्तान है तो आपको स्ट्राइक अपने पास रखनी चाहिए, खुद खेल के दूसरों को खिलाना चाहिए। मैं कहता हूँ 4-5 बॉलें आप खुद खेलें, फिर 5वीं बॉल पे सिंगल लेके स्ट्राइक अपने पास रखें, दूसरे को खिलाएं। तो ऐसी पॉलिसी के तहत हमने माजी में बहुत से दुनिया के बैट्समैन देखे हैं जो अकेले सिर टीम को मैच जिताते हैं। अब तो सर ये कि अब देखो हर वक्त ये प्रैक्टिस भी करते हैं, इनको प्रैक्टिस का टाइम भी मिलता है, है ना। अब तो मैं तो ये समझता हूँ कि शायद जो मौजूदा क्रिकेट है इसमें शायद 1-2 गेंदें खेलने की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें तो आप जाएँ, आपको पता हो कि भाई पिच कैसा है, बॉल कैसा आ रहा है, कि आप ग्राउंड में हैं देख रहे हैं। अगर आप से पहले जो बैटर गए तब भी आपको पिच के बिहेवियर पता चलता है। आप कम से कम ये कि 1-2 बॉलें सीधे बैट से खेलें, उसके बाद फिर आप मारना शुरू करें। अगर आपको इतना टाइम चाहिए तो इसका मतलब है कि आपके अंदर खामियां हैं। शाहिद आफरीदी की स्टेटमेंट के हवाले से बात हो रही थी, उसने कहा था कि ये मैच फिनिशर नहीं है, मैच विनर बैट्समैन नहीं है। बैटिंग की तो उसने कहा कि आउटस्टैंडिंग बैट्समैन है, लेकिन जिस तरह से विराट कोहली मैच को विन कराते हैं, फिनिश कराते हैं, या एबी डिविलियर्स करवाते थे, उस टाइप का बैट्समैन नहीं है। इसकी काउंसलिंग की ज़रूरत है। अच्छा। क्योंकि जो मैं समझता हूँ ना, इसके इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें चल रही है। जब से ये कप्तानी में आया और फिर टेस्ट मैच में इसकी परफॉर्मेंस में हम ज़्यादा टेस्ट मैच नहीं जीत सके, और फिर हमारा जो क्रिकेट का जो माहौल है ना, अगर थोड़ी सी भी खराबी हो तो सारा मलबा आ जाता है। हाँ। मैं कहता हूँ आप इंसाफ करें, आप अपनी मर्जी की टीम मत पसंद करें। सही। आप जो है ना, जो पाकिस्तान की टीम के लिए बेहतर हो, जो टीम के लिए बेहतर हो, जो लड़का बेहतर हो, उसको आप सेलेक्ट करें। जब आप अपनी रिश्तेदारियाँ निभाएंगे ना तो आपकी परफॉर्मेंस पर, और दोस्तियाँ निभाएंगे तो आपकी परफॉर्मेंस पर फ़र्क आएगा। लेकिन टीम अगर देखते हैं एक्सपेक्टेड टीम आपकी क्या होगी, एक तो बाबर आजम है, आमिर जमाल अभी तक उनको सही तरह से मौका नहीं मिला, हालांकि वो पाकिस्तान की तरफ से खिलाया था। अजमतुल्ला औरज़ई है, दानिश अजीज़ को नहीं खिलाया, दानिश अजीज़ को खिलाना चाहिए, दानिश अजीज़ को खिलाना चाहिए। उसके बाद फिर मोहम्मद हारिस होगा, मुजीब नहीं पहुँचे, जेम्स नीशम खेल रहे हैं, पावल खेल रहे हैं, भाना का राजा पास का खेल रहे हैं, उसके बाद साइम अयूब खेल रहे हैं। साइम अयूब के साथ नीचे देखते हैं उस्मान कादिर की आपने तारीफ़ की थी, वहाब रियाज ने भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो आज के मैच में उस्मान कादिर को तारीफ की थी, पहले मैच में तो उसे परफॉर्म किया, दूसरे मैच में जगह पर बॉल नहीं किया। तो जाहिर है कोई भी अच्छा बॉलर हो, अगर जगह पर बॉल नहीं करेगा तो जो बैटर है वो बख्शेगा नहीं। साइम अयूब की बात कर लें तो साइम अयूब जो है ना, वो इस वक्त अगर देखे जाए ना, पेशावर ज़ल्मी में की है, अगर वो थोड़ा सा विकेट पे स्टे करे, है ना, शॉट्स उसके पास हैं। हाँ। ज़रूरी नहीं है कि एक बॉल पे बाउंड्री मार दिए तो दूसरे पे भी मारे या तीसरे भी मारे। बाउंड्री मार के ना स्विच करे, सही है, ताकि और टाइम ले, कंडीशन को और समझे, अपने आप को और डेवलप करे, है ना। तो ये अगर एक बॉल पे 6 रन भी चाहिए तो साइम के अंदर ये क्वालिटी है, वो 6 मार सकता है। बिल्कुल सही। लेकिन वो जल्दबाजी की वजह से खुद भी डूब जाता है और टीम को भी ले डूबता है। दूसरी तरफ कराची किंग्स की बात करें, जेम्स वेंस आज वनडे खेल रहे हैं अगेंस्ट बांग्लादेश। नेशनल ड्यूटी में ज़ाहिर बात है आपने ये फ्रेंचाइज की टीमें छोड़नी होती है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट में होता है। तो जेम्स वेंस भी ओपनिंग करते रहे हैं काफ़ी अरसे से कराची किंग्स के लिए, तो आज उनका ना होना आप समझते हैं ये डिसअपॉइंटिंग होगा कराची किंग्स के लिए? हाँ, डिसएडवांटेज होगा कि वो एक ऐसा बैटर था कि वो आगे परफॉर्म कर रहा था, फ्रंट पर लेकर इनको चल रहा था, उसकी कमी इनको महसूस होगी। लेकिन एक और प्लेयर जो इनकी जगह मुतबादिल टीम में शामिल हो गए, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत हार्ड हिटर हैं और 20 गेंदों पे 25 गेंदों पे 50 रन करते हैं, अगर उनकी शमूलियत हो जाती है तो अब क्योंकि उनका तो पहला PSL है, पिंडी में खेलेंगे, उनके लिए भी होगा, उनके भी एक तरीके से आप भी समझिए कि इम्तिहान होगा, उसके लिए इम्तिहान होगा। लेकिन रिप्लेसमेंट की बात करें तो शर्जील को नहीं देख रहे हैं आप स्क्वाड में? उसूली तौर पे तो शर्जील को खिला देना चाहिए उस, है ना। लेकिन अगर टीम मैनेजमेंट ज़्यादा बेहतर समझती कि भाई शर्जील की फॉर्म अभी भी नहीं है, या शर्जील जिस कंडीशन में है उसको और रेस्ट दिया जाए और जो नए प्लेयर है उसको चांस दिया जाए,
लेकिन मेरे हिसाब से ये मैच काफ़ी अहम है। अगर शर्जील को मौका दिया जाए तो शर्जील इनको इस भंवर से निकाल सकता है। लेकिन बात यही आती है कि रावलपिंडी नया स्टेडियम, नई विकेट है, क्योंकि मैचेस मुल्तान और कराची में हुए, अब पोर्शन ज़्यादा, अब ये देखेंगे कौन से टेस्ट मैच वाली विकेट है जिसमें रन एग्जैक्टली। लेकिन विकेट के हवाले से ये कहा जाता है कि वहाँ की फास्ट विकेटों को सपोर्ट करती है। लेकिन T20 फॉर्मेट तो मैंने जहाँ तक देखा है, दुनिया में जितनी भी क्रिकेट होती है T20, वो बैट्समैन के लिए साजगार विकेटें बनाते हैं कि क्राउड अट्रैक्ट हो, छक्के चौके ज़्यादा लगें, स्कोर बड़ा बने, तो उसके लिए अट्रैक्शन होती है, क्योंकि ये प्योरली कमर्शियल क्रिकेट है। तो पिंडी की जो विकेट है, अब दोनों टीमों के लिए नई विकेट होगी, तो टॉस जीतने के बाद आप नहीं समझते कि थोड़ा सा अंडर प्रेशर होंगे दोनों टीमों के कप्तान? वहाँ से हम बात करें इमाद वसीम की, यहाँ से बाबर आजम की। देखिए, दोनों टीमों के पास ना क्वालिटी फास्ट बॉलर नहीं है। ठीक है, एक होना कि यार टॉस जीते और जाके अटैक करे, ठीक है, शाहीन शाह अफरीदी की तरह या हसनैन की तरह या नसीम शाह की तरह, वो चीज़ नहीं है। वहाब रियाज के अंदर वो पावर नहीं है कि वो उस पेस से बॉल करे। ठीक है, हाँ, लाइन और लेंथ करे और किस्मत साथ दे, और तो फिर टॉस जीत के जो है ना आपको बॉलिंग करनी चाहिए। यहाँ पे तो तबरेज़ शमसी ने बड़ा कमाल किया था, शुएब मलिक ने भी बड़ा ज़बरदस्त कमाल किया था, और इमाद वसीम ने भी बड़ा ज़बरदस्त कमाल किया था। इन लोगों ने बड़ा सा बैटिंग की थी, बॉलिंग की थी, 3-3 विकेटें ली थी, 2 आउट की। रियाजुद्दीन साहब हमारे साथ लाइन पे, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रियाजुद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम रियाजुद्दीन साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रियाजुद्दीन साहब, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। टेक्निकल इशू है शायद, असां कोशिश कंदासीं रियाजुद्दीन खे ॿीहर लाइन ते वठण जी। जैसे आपने कहा, विकेट का जो बिहेव होगा वो डिपेंड करता है टॉस जीतने से पहले। जब टॉस होता है तो दोनों कप्तान, टीम मैनेजमेंट विकेट का दौरा भी करते हैं, विजिट करते हैं, विकेट को देखते भी हैं कि विकेट खुश्क है या फास्ट बॉलर को सपोर्ट करेगी, बैट्समैन को सपोर्ट करेगी। लेकिन जैसे हमने लास्ट मैच देखा था, यहाँ पे इंग्लैंड ने एक दिन में 500 रन बना दिए थे, और क्रिकेट की तारीख का सबसे बड़ा दिन था जिसमें इतने रन्स बने थे, और उस पर डीमेरिट पॉइंट भी मिले थे ICC की तरफ से। तो आप समझते हैं कि वही टर्नआउट नज़र आएगा? थोड़ी सी कंडीशन ये होगी ना कि डे नहीं है, नाइट है, रेड बॉल नहीं है, वाइट बॉल है। जी सही है ना, दिन में 90 ओवर नहीं है, दिन में 40-20 ओवर है। हाँ, एक इनिंग के 20 ओवर तो ये सारी चीज़ें। बाकी ये कि जो बॉलर लाइन और लेंथ पे बॉल रखेगा ना, वो कामयाब होगा। तबरेज़ की मिसाल ले लें, अगर वो एक छक्का भी खा ले, चौका भी खा ले, उसकी बॉडी लैंग्वेज में आपको कोई खौफ, कोई फ़र्क नज़र नहीं आता, वो प्रेशर में नहीं आता। जब बॉलर प्रेशर में आएगा ना, तो उसकी लाइन और लेंथ अगर वो चाहेगा भी तो भी सही नहीं होगी। तो अगर मिसाल के तौर पे उस्मान कादरी को अगर चौका भी पड़ता है या छक्का भी पड़ता है, तो बाबर आजम को चाहिए बजाय ये करने के यहाँ गेंद कर, उसको जाके प्यार से कहे यार आप कर सकते हो, आपके अंदर एबिलिटी है, आप जगह पर करो। एक ये कहना है अंदाज, और एक है कि यार तुम्हें कहा था यहाँ करो, इसमें फ़र्क है। इसमें वो और प्रेशर में आ जाएगा, इसमें इस वाली सूरत में वो कहेगा यार कप्तान को मुझ पर एतमाद है, मुझे कप्तान के एतमाद पर पूरा उतरना चाहिए। इसमें फिर दोनों का फ़ायदा होगा, दोनों का फ़ायदा होता है। लेकिन बात करते हैं सर्किल की। सर्किल बड़ा अहम रोल अदा करता है, पहले बैटिंग करें या बाद में चेस करें। तो सर्किल में 2 फील्डर्स बाहर होते हैं, तो जो बॉलर्स होते हैं उस पर मैंने जो चीज़ देखी है कि वो सर्किल के दौरान अंडर प्रेशर होते हैं कि भाई फील्डर कम अंदर हैं, ज़ाहिर बात है बाहर जो है वो 2 फील्डर हैं, अंदर सर्किल में सब फील्डर हैं, सर्किल से बाहर जाएगी बॉल तो 4 छक्का चांस बहुत होता है। तो ये जो सर्किल की बॉलिंग लाइन होती है, उसमें आप क्या समझते हैं किस टाइप की बॉलिंग करनी चाहिए? उसमें जो बॉलर है ना, वो ये देखेगा जो बैटर है ये कहाँ पर स्ट्रांग है। सही, बड़ी ज़बरदस्त बात की वो कहाँ पर स्ट्रांग है, और ये भी देखिएगा मैं कहाँ पर स्ट्रांग हूँ, मैं कहाँ घेर सकता हूँ। सही, ठीक है। एक है उसके मुंह में मुंह देना, एक है उसके मुंह से बचना। सही कह रहे हैं, ठीक है ना। सही है। तो अब वो ये कि जहाँ या तो उसी की जाल में उसको फंसा दें, या खुद फंस जाएं, या फिर आप अपना जाल बिछाएं, सीधी सी बात, तभी आप रन बचा सकते हैं। आप फिर अकॉर्डिंग जहाँ पे फील्ड आपने लिया ना, फिर आप उस जगह पर बॉल करें। लेकिन ये चीज़ जो देखी है हमने, जैसे आपने कहा अकॉर्डिंग टू फील्ड आपने बॉल करनी है, वो तो मुझे पता है, पॉइंट खड़ा कर दिया हमने, थर्ड मैन खड़ा कर दिया, आप ऑफ साइड पे बॉल कर रहे हैं, ऊपर से बैट्समैन आपका रिवर्स स्वीप मार रहा है, पता नहीं कितनी अजीब गरीब शॉट्स के लिए। जब तक आप बॉल रिलीज कर रहे हैं ना, उस वक्त आप बैटर को देखते हैं ना कि बैटर के माइंड में क्या है। सही है, ऐसा रिफ्लेक्शन पता चल जाता है। आंख बंद करके तो बॉल नहीं करा रहे हैं। सही है। अगर वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, आप भी आपके पास जब तक आपने बॉल डिलीवर नहीं किया, आपके पास है, आप बॉल को स्लो कर सकते हैं, आप बॉल को यानी स्लो फुल टॉस कर, बहुत सी वैरायटीज होनी चाहिए। जैसे उसके पास हथियार है, ऐसे आपके पास हथियार है। रियाजुद्दीन साहब से फिर रब्ता हो गया है। अस्सलाम वालेकुम रियाजुद्दीन साहब।
जी वालेकुम सलाम सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सुलेमान साहब भी हमारे साथ हैं। सर, आज बड़ा क्रूशल मैच खेलने जा रही हैं दोनों टीमें, पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स। कितना प्रेशर समझते हैं दोनों टीमों के ऊपर होगा, क्योंकि पॉइंट्स टेबल पे दोनों की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है। खासतौर पर पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो वो 5 मैचेस खेले हैं, कराची किंग्स ने 6 मैचेस खेले हैं, लेकिन दोनों के 4-4 पॉइंट है। तो पेशावर ज़ल्मी को आप समझते हैं एज होगा या उसको कराची को एज होगा? देखिए, अभी तक जाहिर है दोनों टीमों की जो परफॉर्मेंस है वो कमोबेश एक ही है। कराची ने जाहिर है 6 मैचेस खेल लिए हैं जी, और 2 पॉइंट्स है, जबकि पेशावर ने 5 खेले हैं, उनके 2 पॉइंट्स हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा उनको एक एज हासिल है कि उन्होंने जाहिर है कम मैचेस खेल के 2 पॉइंट्स हासिल किए हैं। लेकिन कराची को इसलिए थोड़ा सा एज हासिल है कि उसका रन रेट जो है वो निस्बतन बेहतर है और पॉइंट टेबल पे जाहिर है कराची किंग्स की टीम जो है वो 4थे नंबर पे, हालांकि उसके पॉइंट्स 4 ही है। के लिए तो बिल्कुल नीचे। सही। बिल्कुल। तो ये जो सूरत है, मैं ये समझता हूँ कि बड़ा क्रूशल मैच होगा, अच्छा मैच होगा और दोनों टीमों के लिए डू और डाई वाली सिचुएशन है। और अगर आज का मैच जो भी टीम जीतेगी तो मैं ये समझता हूँ कि उसको जो है आगे थोड़ी सी कंफर्टेबल पोजीशन में होगी, इसलिए कि अभी जो है दोनों टीमों के लिए गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ऐसे में ये स्ट्रेस भी होगा, बैट्समैनों पे भी दबाव होगा, बॉलर्स पे भी होगा, फील्डर्स पे भी होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि T20 मैचेस में जब तक खिलाड़ी जो है हर गेंद पर कंसंट्रेट नहीं करेंगे, चाहे वो बैटिंग कर रहे हो या वो बॉलिंग कर रहे हो, तो उस वक्त तक जो है वो मतलूबा नताइज जो है वो हासिल नहीं कर सकते। और मैं ये समझता हूँ कराची किंग्स ने जिस तरह से अपना लास्ट मैच जीता था, अगर आप उसको देखें तो मैं ये समझता हूँ कि कराची किंग्स की टीम जो है मुल्तान के अगेंस्ट अगर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर सकती है, जबकि मुल्तान की टीम जो है आपने देखा कि वो एक कंप्लीट टीम है, बैलेंस टीम है और उस टीम में सबसे ज्यादा पॉइंट्स हैं, उसके 8 पॉइंट्स हैं और उसका खेल भी जो है बॉलिंग को ले ले, फील्डिंग को ले ले या बैटिंग को ले ले, तो उनकी एक अच्छी जेल टीम नजर आ रही है। और उस टीम को अगर कराची किंग्स ने उस दिन हराया है तो मैं ये समझता हूँ कि कराची किंग्स को उसी तरह की परफॉर्मेंस का मुजाहरा करना होगा और दोनों टीमें जो है यकीनन वो उनको जो है बिल्कुल उनके लिए गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा रियाजुद्दीन साहब, आपने एक बात की कि कराची किंग्स ने जिस तरह से परफॉर्म किया, वो कराची का ग्राउंड था और लास्ट मैच वो अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान खेले थे, 167 रन किए थे कराची किंग्स ने और 101 रन पे मुल्तान सुल्तान ढेर हो गई थी। उसमें तबरेज शमसी ने, शुएब मलिक ने और इमाद वसीम ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की थी। तो विकेट का किरदार आप कहाँ देख रहे हैं? कराची की विकेट डे में मैच हुआ था, अब ये मैच नाइट में होगा, तो विकेट का कितना रोल होगा इस अहम मैच के हवाले से? मुजाहिद भाई, बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेज किया है। और देखें, विकेट जो है वो तो वाइटल रोल अदा करती भी है किसी भी ये कि टीम की परफॉर्मेंस में, जहां ये कि बैटर्स और बॉलर जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस पेश करने की सलाहियत रखते हो, लेकिन जो विकेट होती है उसका बड़ा अहम और कलीदी रोल होता है। जैसा आपने खुद जिक्र किया कि सैयद ताहिर भी देखा आपने कि बहुत अच्छा खेले थे कराची किंग्स की तरफ से और डेब्यू पे उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी। तो मेरे ख्याल से हालांकि जब हमने उनसे सवाल किया था तो वो तो ये कह रहे थे कि विकेट में गेंद थोड़ी सी रुक के आ रही थी और मुश्किलात का सामना था। और आपने देखा कि जो मैथ्यू वेड थे वो जिस तरह से उन्हें बैटिंग करनी चाहिए थी, जिसके लिए वो मशहूर है, वो नहीं कर सके और उन्होंने भी 46 गेंदों पे 46 रन बनाए थे। लेकिन आपने बड़ा सही पॉइंट रेज किया है कि देखें जो विकेटें है ना वो बड़ा वाइटल रोल अदा करती हैं और पिंडी की विकेट कराची से बिल्कुल अलग है। तो ये तो बात तय है कि कि दोनों टीमों के लिए वो नई विकेट होगी और उसमें दोनों टीमों को अपने सर्वाइवल के लिए कोई वैरायटी लेके आनी पड़ेगी, चाहे वो बॉलिंग की साइड पे लेके आए या बैटिंग की साइड पे लेके आए। और आज के इस मैच में फील्डिंग में जो है अगर कोई फंबल होता है किसी भी टीम से तो वो उस टीम के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, जो हमारी पिच है उसका ये कि बड़ा अहम रोल होगा दोनों टीमों की परफॉर्मेंस पे। सर, मैं इसलिए ये बात उठाई कि मैचेस आपके पहले फेज़ में मुल्तान में और कराची में हुए थे, अब दूसरे फेज़ में मैचेस हो रहे हैं पिंडी में और लाहौर में। तो आज पिंडी की जो विकेट है दोनों टीमों के लिए नई विकेट है, तो यहाँ पे जिस तरह से आपने कहा विकेट का बड़ा अहम रोल होता है, तो वहाँ पे टॉस का भी बड़ा अहम रोल होता है। तो टॉस जीतने के बाद किस टीम की क्या स्ट्रेंथ होती है उसके हिसाब से वो फैसला करते हैं कि बैटिंग करनी है कि बॉलिंग करनी है। तो टॉस जीत के आप समझते हैं किस टीम को क्या करना चाहिए इस न्यू विकेट पे, नए ग्राउंड पे? हाँ मुजाहिद भाई, ये तो थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है और इसमें कोई शक नहीं कि टॉस का जो है बड़ा वाइटल रोल होता है, बड़ा अहम रोल होता है। और जिस तरह से ये कि आपने देखा कि लास्ट जो PSL हुई थी उसमें जो है बहुत ही ज्यादा दोनों टीमों जितनी भी टीमें थी, जो टीम जीता करती थी टॉस, तो वो टीम में ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया करती थी।
और लेकिन अब हम देखते हैं कि जिन जिन टीमों ने टॉस जीते हैं तो ऐसा कोई मतलब ये कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ा जो हमारे जितने भी मैचेस हुए हैं, लेकिन इसलिए कि दोनों टीमों के लिए एक नई विकेट होगी और दोनों टीमों के बैट्समैन और बॉलर्स को इसमें पहली मतलब इसका सामना करना पड़ेगा। तो ये दोनों टीमों के लिए एक ट्रायल होगा और उसके बाद जो मैचेस होंगे तो जाहिर है जितने भी मैचेस होंगे वो विकेट को बेहतर तरीके से रीड कर चुके होंगे, थोड़ा बहुत उनको फर्क पड़ेगा तो वो उसी हिसाब से विकेट को रीड करते हुए मतलब ये कि टॉस जीतने या जीतने की सूरत में जो है बॉलिंग या फील्डिंग लेंगे। मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा ये सही बात की आपने कि विकेट का रोल होगा, टॉस का भी रोल होगा, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि हमारे जितने भी बैट्समैन हैं या बॉलर्स हैं उनके लिए भी बड़ा इम्तिहान होगा कि वो नई पिच पे नई विकेट पे किस तरह से रिएक्ट करते हैं। और आपने देखा कि कैप्टनशिप का जो है वो भी बड़ा अहम किरदार होता है कि सही वक्त पर कौन सी टीम का कप्तान जो है सही फैसले लेता है। इसलिए कि T20 जो मैचेस होते हैं इसमें जल्दी जल्दी जो है सिचुएशन चेंज होती है तो उस चीज को मतलब रिस्पॉन्ड करना होता है जल्दी और उसको उसके हिसाब से मतलब आपको चलना होता है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी टीम ग्राउंड के अंदर अलर्ट रहेगी, कप्तान उनका जो है उसके अंदर थोड़ी सी ब्राइटी पैदा करने की सलाहियत होगी और पिच का जो रोल है वो अपनी जगह होगा, टॉस का रोल अपनी जगह होगा और चूंकि पहला मैच है तो पहले मैच के बाद जो है ये सारी सिचुएशन जो है आगे की जाने मुख्तलिफ टीमों के लिए क्लियर होती हुई नजर आएगी। सर बिल्कुल सही कहा आपने, जाहिर बात है पहले मैच के बाद विकेट का बिहेव भी नजर आएगा, ग्राउंड में ड्यू का फैक्टर भी हमें नजर आएगा और क्राउड की इन्वॉल्वमेंट भी, क्योंकि छोटा ग्राउंड है, 15,000 कैपेसिटी का ग्राउंड है, मुल्तान 35,000 का था, कराची 32,000 34,000 पीपल के बैठने की उनमें गुंजाइश है। तो ये एक तो ग्राउंड जो है वो लोगों के बैठने के हिसाब से भी कम है, लेकिन आपने सही कहा कि पहला मैच होने के बाद पता चल जाएगा। जेम्स वेंस का ना होना कराची किंग्स के लिए कितना डिसएडवांटेज होगा, क्योंकि वो नेशनल ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, इस वक्त बांग्लादेश में खेल रहे हैं इंग्लैंड की तरफ से। तो जेम्स वेंस ने बहुत से मैचेस में ओपनिंग की, तो उसका ना होना कराची किंग्स के लिए कितना डिसएडवांटेज होगा? देखिए जेम्स वेंस ने लास्ट अगर मुझे याद है तो उन्होंने 27 रन गजालबंद किए थे और वो अनवर अली की बॉल पे कॉट हुए थे, मिलर ने उनका कैच पकड़ा था। तो ऐसे कोई इनकी परफॉर्मेंस मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो नहीं रही, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो बाहर के प्लेयर्स होते हैं उनकी टीम में इंक्लूजन जो है सामने वाली टीम के लिए बड़ा मतलब कि वो एक नेगेटिव पॉइंट होता है कि अपोजिट टीम में कितने फॉरेनर प्लेयर्स हैं तो उनका एक असर और इम्पैक्ट तो होता है यकीनन इस की कराची किंग्स को। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कराची किंग्स को अगर आप देखते हैं या कोयटा ग्लैडिएटर्स को देख ले तो इनका कॉम्बिनेशन अभी तक वो नहीं बन पा रहा है जिस तरह से बनना चाहिए था। और अभी तक जितने भी शायकीन हैं या क्रिटिक्स हैं उन्होंने सबने यही कहा है कि ये दो टीमें ऐसी हैं जो इस मरतबा भी अपना कॉम्बिनेशन नहीं बना सकें। लेकिन कराची के लिए आपको ये जरूर थोड़ा सा एज मैं समझता हूँ उसको देना पड़ेगा कि कराची की टीम ने अपने जितने भी मैचेस खेले उन्हें उनमें 2-3 मैचेस में बहुत ही क्लोज मार्जिन से शिकस्त हुई है। तो ये एक कराची की टीम के लिए थोड़ा सा प्लस पॉइंट है और जीते बड़े मार्जिन से हैं जी, और जीते बड़े मार्जिन से हैं, हारा है तो क्लोज मार्जिन से, जीते हैं तो बड़े मार्जिन से जीते हैं। हाँ, यही वजह कि उनका रन रेट जो है मतलब इतनी शिकस्तों के बावजूद भी दूसरी टीमों से निस्बतन बेहतर है। तो ये एक एज हासिल है उनको और मैं ही समझता हूँ कि आज का मैच जो है बड़ा टाई मैच होगा, अच्छा मैच होगा और दोनों टीमों को बड़ा संभल के और देख के खेलना पड़ेगा, इसलिए कि आज का मैच डिसाइड करेगा दोनों टीमों के लिए कि उनकी मतलब सही सिमत का तयन करेगा कि आगे वो किस तरह से चल सकती है। सर बड़ी ज़बरदस्त बात की, आज का मैच दोनों टीमों के लिए बहुत अहमियत रखता है। जो टीम जीतेगी तो उसके पॉइंट्स टेबल भी होंगे, फिर एवरेज भी उसकी बन जाएगी, जो हारेगी तो उसकी एवरेज भी कम होगी और पॉइंट्स टेबल पे उसकी पॉइंट्स भी कम होंगे। लेकिन एक स्टेटमेंट शायद आफरीदी का आपने भी शायद पढ़ा हो कि उन्होंने कहा था कि बाबर आजम जो हैं वो अच्छे बैट्समैन ज़रूर हैं लेकिन मैच फिनिशर नहीं है, मैच विनर नहीं है, लाइक विराट कोहली और एबी डिविलियर्स। एग्री करते हैं शायद आफरीदी की इस स्टेटमेंट से कि बाबर आजम बेस्ट फिनिशर नहीं है? देखिए ये तो बिल्कुल सही है, आपने देखा हम भी आप और हम काफी अर्से से मैचेस को कवर कर रहे हैं, आप भी नेशनल स्टेडियम में होते हैं और मेरे ख्याल से हम लोगों ने काफी मैचेस कई एक सीरीज में बाईलैटरल सीरीज जो बाहर की टीमें अभी आई हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दूसरी टीमें, तो देखें हमने उसके दौरान यही देखा है कि बाबर आजम नो डाउट हमें बड़ी खुशी होती है कि वो हमारा फख्र है और मतलब एक नंबर 1 बैटर रहे हैं, आईसीसी उनको अवार्ड भी मिले, लेकिन ये तय है कैटेगोरिकली कि वो जो है एक अच्छे फिनिशर नहीं है। दूसरे ये कि जिस तरह के वो बैटर है और जो उनका एक नाम है उस तरह की कैप्टनशिप का उस मेयार का मतलब ये कि वो मुजाहिरा नहीं कर पाते हैं ग्राउंड के अंदर। अच्छा मुजाहिद भाई हमें भी मतलब ये कि अच्छा नहीं लगता कि हम इतने बड़े बैटर के लिए ये कहें कि जी वो कप्तानी अच्छा नहीं करता, लेकिन ये हकीकत है। और मैं तो एक बात और आगे कहूंगा मुजाहिद भाई कि
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और क्रिकेट के वो हल्के जो मतलब सारा ये सब कुछ करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्हें ये चाहिए कि ये जो है डिसाइड कर लें कि बाबर आजम को किसी से एक फॉर्मेट का कप्तान बनाएं, ताकि उनके कंधों पे जो बोझ है या जहन पे जो उनको साइकोलॉजिकल एक मसला है कि तीनों आपने फॉर्मेट का उनको कप्तान बना दिया, वो एक बोझ महसूस करते हैं और उससे उनकी परफॉर्मेंस भी मुतासर होती है, सही मतलब कप्तानी उनसे नहीं हो पाती और वो फिनिशिंग भी मतलब नहीं कर सकते। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद आफरीद ने बिल्कुल सही कहा है, उन्होंने इतनी बड़ी क्रिकेट खेली है और ही नो वेरी वेल ईच एंड एवरीथिंग। और आपको याद होगा कि जब बाबर आजम कप्तान थे और वो चंद दिनों के लिए सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन बने थे, नेशनल स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शाहिद आफरीदी ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि जितना बड़ा बाबर आजम बैटर है उतने ही बड़ा वो ग्राउंड के अंदर कप्तानी करता हुआ नजर आए। तो ये चीज तो है, ये आपने बिल्कुल सही कहा। थैंक यू सो मच रियाजुद्दीन साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया। वही बात बाबर आजम के हवाले से कि वो रियल फिनिशर नहीं है, उसके लिए उसको वर्कआउट करना चाहिए। शाहिद आफरीदी का उसने हवाला दिया। तो आप समझते हैं कि तीनों फॉर्मेट में जो वो कप्तानी कर रहे हैं, जैसे रियाजुद्दीन साहब ने कहा कि वो अंडर प्रेशर हैं, परफॉर्मेंस उसकी इतनी अच्छी नहीं रही, अगर किसी एक फॉर्मेट में उसको कप्तान करेंगे तो उसका बर्डन जो है मेंटली तौर पे कम हो जाएगा। तो खुद फ्रंट पे क्यों नहीं आ रहे, खुद क्यों नहीं कह रहे हैं कि भाई मुझे टेस्ट का कप्तान करने दे, मुझे वनडे का करने दे। ये तो वही बात हुई सरफराज वाली कि तीनों फॉर्मेट के कप्तान भी थे, परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं हो रही थी, टीम भी आ रही थी। तो यहाँ पर भी वही सीन है। तो अब समझते हैं कि वाकई में इनको तीनों फॉर्मेट के कप्तान होने की वजह से परफॉर्मेंस जब पे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो कहते हैं हमने अपने प्लान के मुताबिक कोशिश की और हमने सीखा और हम सीखेंगे। कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है जिसमें ये तीन जुमले ना हो। सही कह रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब है कि बाबर आजम के पीछे है जो उसको चलाने वाला है। सही है, ठीक है ना। इसमें हम तो समझते हैं कि बाबर आजम में किसी एतबार से कोई कमी नहीं, उसको कुदरत ने तराशा है बैटिंग के लिए। ठीक है, उसके हर शॉट्स ऐसे होते हैं कि बंदा कहता है उसको मैं बार बार देखूं। सही कह रहे हैं। रही बात ये कि अगर उसके अंदर सलाहियत है तो फिर डॉक्टर्स की टीम को चाहिए कि उसकी काउंसलिंग करे, डॉक्टर फिर रिपोर्ट दे कि आया ये मेंटली इतना स्ट्रांग है कि ये कप्तानी कर सकता है। यानी ये डॉक्टर्स का डिपार्टमेंट है। डॉक्टर सामने ये पेश हो, डॉक्टर्स को जो इसकी काउंसलिंग करे, मेडिकल पैनल सारा जो है उसको रिपोर्ट करे और एतमाद में लेके बैठे। इसलिए नहीं कि यार हम आपको इसलिए असिस्ट कर रहे हैं कि हम बेहतरी की तरफ जा सके। सही है। अगर डॉक्टर्स कहते हैं नहीं भाई इसको आप एक ही फॉर्मेट के लिए रखें, तो फिर आप अगर डॉक्टर इसकी दें कि यार नहीं ये मेंटली स्ट्रांग है, ये कर सकते, फिर आप इसको जाने दें, फिर ये थोड़ा सा टाइम लेगा। बड़ी ज़बरदस्त। और रही बात ये कि ये फिनिशर नहीं है, तो जाहिर है एक बंदा यकसुई होकर काम करता है, उसको ना खाने की परवाह ना किसी और चीज़ की परवाह, सारी मराहत हासिल है उसका परफॉर्म करना। और एक वो शख्स जिसको खाने की परवाह हो, खाने से मुराद यहाँ पर ये कि तीनों फॉर्मेट में कह रहे हैं और लोगों के मामलात को भी देखना। सही है। तो उससे उसकी परफॉर्मेंस में भी फ़र्क पड़ता है। तो आप भी क्रिकेट खेलते हैं, हम भी क्रिकेट खेलते हैं, नो डाउट। हम एज अ प्लेयर अगर अपने आप को देखते हैं कि T20 फॉर्मेट की क्रिकेट अलग है, वनडे क्रिकेट अलग है, टेस्ट क्रिकेट अलग है। तीनों फॉर्मेट में आपके रूल्स और रेगुलेशन अलग हैं, प्लेयर्स आपको जो दिए जाते हैं वो अलग अलग टाइप के बॉलर्स होते हैं, बैट्समैन होते हैं, फील्डर्स होते हैं, विकेट कीपर होते हैं। तो आप नहीं समझते हैं कि वाकई में तीनों फॉर्मेट की क़यादत करना वो आपकी अपनी परफॉर्मेंस पे नज़रअंदाज यानी कि असरअंदाज हो सकती है। इसको अगर हम मौसम के एतबार से देखा जाए, सर्दी गर्मी है ना। हाँ बिल्कुल सही। और ये नहीं हो सकता कि सर्दी में आप गर्मी वाला बीज डालें या गर्मी में सर्दी वाला बीज डालें। सही। यहाँ पर यह है कि अब अगर T20 के लड़के, तो जाहिर है बाबर आजम यानी जब भी सीरीज आती है बाबर शिफ्ट हो रहा है, लड़के शिफ्ट नहीं हो रहे हैं। सही, ठीक है, लड़कों को शिफ्ट होना चाहिए। मकसद ये कि लड़के भी शिफ्ट ना हो। जब सब एक साथ रहेंगे तो परफॉर्मेंस होगी। सही। अब कुछ लड़के वनडे खेल रहे हैं, कुछ टेस्ट मैच खेल रहे हैं, कुछ T20 खेल रहे हैं, तो इनका जो आपस में जो प्रैक्टिस का जो वर्कआउट है, जो रिदम है ना, मेरे ख्याल से वो बन नहीं पा रहा। क्योंकि ये क्रिकेट जो है ना पूरे साल का एक कैलेंडर है, पूरे साल का सर्कल है। तो मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक हूँ कि भाई हर जो T20 की अलग टीम होनी चाहिए, वनडे की अलग होनी चाहिए, टेस्ट मैच की अलग होनी चाहिए, और तीनों फॉर्मेट के जो कप्तान हैं वो भी अलग होने चाहिए, अलग होने चाहिए, क्योंकि उससे प्रेशर कम पड़ता है, सीधी सी बात है। और आपको टेक्निक का पता होता है कि ये इस फॉर्मेट में क्या होता है, टेस्ट में क्या होता है, वनडे में क्या होता है, T20 में क्या होता है। पेशावर ज़ल्मी के जो हेड कोच हैं वो डैरेन समय मैं कहता हूँ कि इंटरनेशनल क्रिकेट को पाकिस्तान में लाने में उसने बड़ा अहम किरदार अदा किया। और कराची किंग्स के पीटर मॉरिस हैं, दोनों कोचेज़ का किरदार कहाँ देखते हैं, क्योंकि जो पेशावर ज़ल्मी के कोच हैं, हेड कोच, वो उनकी इन्वॉल्वमेंट प्लेयर्स के साथ, पाकिस्तान के साथ पीटर मॉरिस के हिसाब से इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही। तो कितने अच्छे कोच समझते हैं पीटर मॉरिस और डैरेन समय को अगर कंपेयर करें? एक कोच होता है जो शाउट करता है, एक कोच होता है जो शाउट भी करता है और
एक्शन भी दिखाता है और सही। एक कोच होता है जो खामोश होकर जज ऑब्जर्व करता है। सही है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो शाउट करता है बहुत, जो ऑब्जर्व करता होगा जाहिर है ड्यूरिंग द मैच तो वो खामोश होगा, हाँ। लेकिन मैच के बाद उसका प्लेयर के साथ किस तरह का रद्द अमल है वो एक डिफरेंट चीज़ है। तो अब जिस तरह कराची किंग्स की परफॉर्मेंस आ रही है तो इसका मतलब है उसकी कोच की इन्वॉल्वमेंट जो है प्लेयरों के साथ बेहतर है। पीटर मॉरिस की बात करें, सही है। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती कि जिस तरह से तीनों फॉर्मेट में हमने उस दिन भी डिस्कस किया था कि जब आपके प्लेयर्स एक हैं तो आपका कोचिंग स्टाफ भी चेंज होना चाहिए, तो इस हवाले से आप नहीं समझते पाकिस्तान सब कुछ चेंज होना चाहिए, सब कुछ से मुराद ऊपर से एक A to Z अलिफ से या सब चेंज होना चाहिए ताकि किसी को कोई शिकायत ना हो कि भाई कोई ये ना बोले यार हमें क्रिकेट ज़्यादा खेल ली है, हमें रेस्ट नहीं मिला, है ना। बिल्कुल सही कहा। प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है और आखिरी सवाल जो मेरा आपसे होता है, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कराची किंग्स, फेवरेट टीम कौन सी है और क्यों है? मेरे नज़दीक कराची किंग्स फेवरेट है इसलिए कि वो आने वाले जो 2 मैच हैं वो जीती है, उसका मोराल बुलंद होगा बनिस्बत पेशावर ज़ल्मी के। पेपरों में बड़ी अच्छी है लेकिन परफॉर्मेंस में बहुत नीचे की तरफ जा रही है। माजी में भी बड़ा ज़बरदस्त रिकॉर्ड है, उसने टोटल 18 मैचेस में से 13 मैचेस जीते हैं अगेंस्ट कराची, कराची ने 5 जीते हैं, लेकिन आपकी कराची है और मेरी पेशावर ज़ल्मी हम हाल की की टीम बात करेंगे। आज की मैच कैसे नाज़रीन तव्हां असांजे KT न्यूज़ जे स्पेशल प्रोग्राम जो पाकिस्तान सुपर लीग जे हवाले सां तव्हांखे अपडेट करण वारो आहे, उनजो सिलसिलो जारी आहे। सुभाणे भी मैच आहे, उन जे हवाले सां बि असां हाज़िर थींदासीं, पर अॼु जेकी ॻाल्हि ॿोल तव्हां ॿुधी ऐं रियाज़ुद्दीन साहब जा तव्हां तजिया ॿुधा, उमेद आहे तव्हांखे असांजे प्रोग्राम मां तव्हां घणो फ़ाइदो पहुतो हूंदो ऐं सुभाणे बि असांजी कोशिशि हूंदी त जेको ओवरऑल अॼु जी मैच जी परफॉर्मेंस हूंदी उनखे डिस्कस कजे ऐं ईंदड़ मैच जे हवाले सां तव्हांखे अपडेट कजे। त पंहिंजे मेज़बान मुजाहिद सोलंकी खे ॾींदा इजाज़त, वरी सुभाणे मिलंदासीं, तेसिताईं अल्लाह वाही।